मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र आज लगभग 25 साल की है। मेरे पति का नाम विशाल है। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम हम लोगों ने आदर्श रखा है। मेरा पति एक बड़े कंपनी में जॉब करते हैं और मैं भी एक बैंक में नौकरी करती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे मेरा अपना अतीत याद आ जाता है। बात उन दिनों की है जब मैं दरभंगा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पिताजी का कपड़ों का कारोबार था और कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से चल भी रहा था और हम लोग खुश भी थे। मेरी माँ घर में रहती थी, वह घर संभालती थी। मैं रोज टाइम होते ही अपनी सहेली रागिनी के साथ कॉलेज चली जाती थी। रागिनी का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। मैं रागिनी के घर अक्सर जाया करती थी। एक दिन जब मैं रागिनी के घर गई तो मुझे एक लड़का दिखा जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का था। वह लड़का शायद कुछ किताबें पढ़ रहा था। मैंने रागिनी से पूछा कि यह लड़का कौन है, इसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी सहेली रागिनी ने कहा कि यह मेरे फूफा के लड़का है जो कुछ दिनों यहीं रहेगा। कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म भरा है। रागिनी ने मुझे यह भी बताया था कि मेरे फूफा जी बहुत बड़े जमींदार हैं। तभी मैं रागिनी से बोली कि इसलिए तुम्हारे फूफा के लड़का इतना रईस लग रहा है। तभी रागिनी बोली कि चलो मैं उससे मिलवा देती हूँ। रागिनी ने हमें उस लड़के से मिलवाया जिसका नाम विशाल था। हम लोग कुछ देर उससे बातें की, फिर मैं अपने घर चली आई। एक दिन जब मैं रागिनी के घर गई तो रागिनी के माता पिता और रागिनी भी सभी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। घर पर सिर्फ विशाल ही अकेला था। विशाल ने मुझे कहा कि रागिनी तुम्हारी सहेली नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारा एक दोस्त ही जैसा हूँ। तुम यहाँ कुछ देर बैठ सकती हो और फिर चली जाना। और मैं विशाल की बात सुनकर बैठ गई थी। कुछ देर बातें करती रही और बातों बातों में ही विशाल ने मुझसे पूछ बैठा कि काजल मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तो मैं हड़बड़ा कर विशाल से कह बैठी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। इतना कहते ही विशाल मेरे करीब आ गया और मेरी बालों को सहलाने लगा और मुझसे कहने लगा, काजल तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। कहते कहते विशाल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। उसका स्पर्श पाकर मैं घबरा गई थी और मैं उठकर अपने घर चली आई थी। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर ली थी। मैं अपने बिस्तर पे लेट गई। मेरी धड़कन, मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैं पूरा दिन बेचैन रही। मैं रात को जब सोने लगी तो मुझे वह दोपहर का दृश्य मेरी आंखों में चल रही थी। मुझे विशाल अच्छा लगने लगा था। मैं उस दौर पर थी जहां भटकना बड़ा आसान था। मैं रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी सहेली रागिनी के घर जाने लगी थी और चुपके चुपके विशाल से मिल लेती थी। एक दिन जब मैं रागिनी के घर गई तो रागिनी और उनके माता पिता सभी साथ में कहीं चले गए हुए थे और विशाल घर पर अकेला ही था। मैं विशाल के साथ बातें करने लगी। विशाल मेरे करीब आकर कभी मेरे बालों को सहलाता तो कभी बाहों में भर लेता। मुझे उसके स्पर्श ने न जाने कब मदहोश कर दिया। मैं इतनी मदहोश हो गई थी कि जो सीमाएं मुझे पार नहीं करनी थी, मैं उन सारी सीमाओं को पार कर बैठी थी। हालांकि मैं विशाल से मना भी किया था पर विशाल नहीं माना और हम दोनों ने उस सारी सीमाओं को लांघ दी थी। फिर मैं डरी हुई अपने घर चली आई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य चल रहा था। सुबह जब नींद खुली तो मैं कुछ थकी थकी सी महसूस कर रही थी। तभी मेरी माँ ने आवाज दी और कहने लगी,
काजल, तुम कल शाम से ही अपने कमरे में हो, रात को खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? तेरी तबीयत ठीक तो है? तो मैं बहाने बनाकर अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मेरी कमर में कुछ दर्द सा है, इसलिए मैं सोती रही। और यही सिलसिला मेरे और विशाल के साथ कई हफ्तों चलता रहा। एक दिन जब मैं अपनी सहेली रागिनी के घर गई तो मुझे विशाल दिखाई नहीं दिया। तो मैं रागिनी से पूछ बैठी कि विशाल कहाँ गया है। तो रागिनी ने मुझे बताया कि विशाल अपने घर चला गया। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। भला विशाल बिना बताए मुझे कैसे जा सकता था? मैंने रागिनी से पूछा कि आखिर वह क्यों चला गया। तो रागिनी ने बताया कि इसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, तो फूफा जी ने उसे अपने घर बुला लिया। मैं रागिनी से बहाने बनाकर विशाल का नंबर लिया और अपने घर आकर चुपके से उसे फोन किया। विशाल ने फोन उठाया और मैं विशाल से कहने लगी कि तुम विशाल मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो और हम कब मिलेंगे? तभी विशाल मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जो तुम्हारी इजाजत लेकर मैं अपने घर आऊं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर मैंने कहा, विशाल, वह मेरा प्यार, वह सब रातें जो हम दोनों ने साथ बिताए थे। विशाल ने कहा, काजल, वह सब भूल जाओ, हम दोनों ने तो सिर्फ मौज मस्ती किए हैं। अब मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। तभी मैंने विशाल से कहा, विशाल, तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे प्यार करने के बहाने तुमने मेरा शोषण किया है, मैं सबको बताऊंगी। तभी विशाल कहता है, जाओ, जिसे बताना है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा और मेरे पापा की पहुंच ऊपर तक है, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। अगर कुछ पैसे चाहिए तो आ जाना, एक रात बिताना और चली जाना। यह कहकर फोन रख देता है। मैं रात भर रोती रही, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। आखिर गलती तो हमारी भी थी जो मैं यह गलत कदम उठा बैठी थी। फिर मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन मैं अपने माँ बाबूजी के साथ एक शादी में गई थी और वापस आकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। आधी रात अचानक मुझे उल्टियां होने लगी। तभी मेरी माँ ने कमरे में आकर मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ काजल? मैंने बताया, कुछ नहीं माँ, शादी में कुछ खाना ज्यादा ही खा ली थी, इसलिए शायद बदहजमी के कारण उल्टियां हो रही है। लेकिन उल्टी दिन में भी होने लगा। तो मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ डॉक्टर ने जो बात बताया तो मेरी माँ के होश उड़ गए थे। मेरी माँ वहाँ से मुझे लेकर घर आ गई और मेरी माँ ने मुझे मारा पीटा भी और कहने लगी, काजल, तुमने तो हम लोगों की नाक कटवा दी। यह बात मेरी माँ ने मेरे बाबूजी को भी बता दिया। मेरे बाबूजी भी मुझे मारते पीटते थे और मुझे हमेशा कोसते थे कि मैं उन लोगों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। फिर मेरी माँ ने बाबूजी को समझाया कि मारने पीटने से कोई समस्या का हल नहीं है। मेरी माँ ने बाबूजी से कहा, क्यों न हम विशाल के पिताजी से बात करें, शायद वो काजल को अपना ले। जब ये बात मैंने सुना तो माँ से बोली कि वो लोग ठीक नहीं है और बड़े आदमी हैं, उन लोगों की पहुँच ऊपर तक है, वो लोग नहीं मानेंगे। भला इसी में है कि हम लोग खामोश रहे। मैंने कहा कि हम पहले बात कर चुके हैं, मगर विशाल मानने को तैयार नहीं है। तभी मेरे बाबूजी गुस्सा हो गए और मेरी गला घोंटने लगे थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मेरे बाबूजी को समझाया कि यह सब करने से उल्टा ही हमारी बदनामी होगी। मेरी माँ ने कहा, अब जो भी करना है हम दोनों ही करेंगे, क्यों न हम किसी महिला डॉक्टर से मिलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। और अगले ही दिन मेरी माँ और बाबूजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए।
महिला डॉक्टर ने गर्भपात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अब समय निकल चुका है, अब लड़की को जान का खतरा है। मेरे माँ बाबूजी नर्स के पैर पकड़ लिए, लेकिन वह नहीं माने। फिर हम तीनों घर वापस लौट गए। फिर मेरे माँ बाबूजी बोले कि अब एक ही रास्ता है, क्यों न कहीं हम दूर जाकर इस बच्चे को जन्म दे, और वहाँ छोड़ आए। मेरे माँ बाबूजी 2-3 दिनों के बाद मुझे पटना ले गए और वहाँ एक कमरे किराए पर लेकर रहने लगे थे। मेरी माँ बाबूजी जाने से पहले यहाँ सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को बता दिया था कि हम लोग काजल की पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। समय बीतता गया और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। मेरी माँ ने मुझे उस बच्चे का शक्ल भी नहीं देखने दिया था। मेरी माँ पहले से ही एक अनाथ आश्रम में बात करके आ चुकी थी और उस बच्चे को वहां छोड़ आई। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही थी, रो रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपने उस बीते हुए कल को भूल जाना ही हमारी भलाई है। कुछ दिनों के बाद हम लोग घर वापस लौट आए थे और मैं हमेशा उदास रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपने उस बीते हुए कल को भूल जाना ही हमारी भलाई है। और मैं फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाने लगी थी। मैंने एक दिन अपनी सहेली रागनी से पूछा कि विशाल अभी क्या करता है, तो रागनी ने बताया कि विशाल अभी एक कंपनी में जॉब करता है और उसकी शादी भी हो गई। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच रही थी कि वह इंसान मुझे धोखा देकर किसी और से शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। लगभग उस घटना के 2 साल के बाद मेरी माँ ने एक दिन मेरे बाबूजी से कहा कि अब काजल ग्रेजुएशन कर चुकी है, कब तक काजल यूं ही घर में उदास बैठी रहेगी, क्यों न हम काजल की कहीं शादी कर दे, ताकि पिछली बातों को भूलकर वह अपना नया जीवन शुरू कर पाए। मेरे बाबूजी ने मेरी माँ को कहा ठीक है, मैं कहीं लड़के की तलाश करता हूँ। और एक दिन बाबूजी को एक रिश्ता मिल गया था। मेरी शादी जहाँ होने वाली थी वह लोग बहुत ही अमीर थे और वह लड़का एक सरकारी जॉब में था जिसका नाम अमरेश था। एक दिन मुझे लड़के और लड़के के घर वाले मुझे देखने के लिए आने वाले थे। मेरा मन तो नहीं था तैयार होने का। मैं खुद को आईने के सामने देखी जा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं यह क्या कर रही हूँ। मैं किसी इंसान से अपना अतीत छुपाकर धोखा देने जा रही थी। तभी मेरी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी, काजल तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तो मैंने माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है। मेरी माँ बोली, क्यों, हमारी नाक कटवाने पर तुली है? 2 साल पहले जो तुमने किया था क्या वह कम था? देख काजल, वह सब भूल जा और आगे बढ़। किसी से भी अपने अतीत के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारा अतीत जानने के बाद अपनाएगा नहीं। भलाई इसी में है कि वह सब भूल जाओ और अपना घर बसा लो। मैं दिल पर पत्थर रखकर तैयार हो गई और मुझे लड़के और उनके घर वालों ने पसंद कर लिया और मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई थी। मैं अपने पति के साथ बेहद खुश थी। वह मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना होने देते थे। एक दिन मैं अपने पति अमरेश के साथ एक शादी के फंक्शन में गई थी जहां विशाल भी आया हुआ था। मैं विशाल को देखकर छिप रही थी, लेकिन विशाल ने मुझे देख लिया था। उसके साथ कई दोस्त भी थे। फंक्शन खत्म हुआ तो हम दोनों घर वापस आ गए थे। अगले दिन ही मेरे पति जब शाम को घर आया तो मुझे कहने लगा कि काजल, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम किसी और की जूठन हो, तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती हो। मुझे पता चल गया है कि
तुम्हारा विशाल नाम के लड़के के साथ नाजायज संबंध था, इसलिए तुम इस घर से चली जाओ और मुझे तलाक चाहिए। मैंने अमरेश से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो उसने बताया कि उस दिन जब हम शादी में गए थे, विशाल के दोस्त ने मुझे यह सब बात बताई, क्योंकि विशाल ने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। और विशाल के साथ जो एक आदमी था, उससे मेरी जान पहचान थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी और मुझे इस तरह अमरेश ने अपने घर से निकाल दिया और तलाक दे दिया। मैं अपने मायके आ गई थी। मेरी इस घटना को मेरे बाबूजी सहन न कर पाए और वह इस दुनिया से चल बसे, और मेरी माँ भी इस सदमे से बीमार सी रहने लगी थी। इस तरह घर के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया था और मोहल्ले में भी मेरी बदनामी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा क्यों न कहीं नौकरी कर लूं, ताकि घर के खर्चे भी चले और माँ का भी इलाज हो सके। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, इसलिए मुझे बैंक में एक नौकरी मिल गई थी। मैं एक दिन घर वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दिखा, जिसे देखकर मेरे मन में ममता जाग उठा। अपने बच्चे के बारे में ख्याल आया और मैं घर आते ही अपनी माँ से पूछ बैठी कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिए थे, उस बच्चे को कहाँ छोड़ आए थे। मेरी माँ ने कहा, बेटी काजल, अब क्या फायदा। फिर मैंने माँ को समझाया क्यों न हम अपने बच्चे को घर ले आए और उसी के सहारे अपना जीवन काटे। मेरी माँ मान गई और हम दोनों फिर पटना गए, जहाँ मेरी माँ ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आई थी। वहाँ से अपने बच्चे को लेकर फिर वापस घर चली आई और मैं अपने उस बच्चे को पालने लगी थी। मैं रोज ऑफिस चली जाती थी और घर पे मेरी माँ मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं घर वापस जिस बस में आ रही थी, तो उस बस में मेरी सहेली रागनी भी कहीं से कुछ काम करके लौट रही थी और मेरी मुलाकात हो गई। रागनी ने मुझसे पूछा, तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी। तो मैंने सोचा अब भला रागनी से सच छुपाने से क्या फायदा, इसलिए मैंने रागनी को अपनी सारी बात बता दी। इस पर रागनी चौंक गई और कहने लगी, काजल, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तुम पहले बता देती तो मैं शायद तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन अब भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगी। भले ही मेरे फूफा का लड़का हो, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसे तुम्हें अपनाना होगा, नहीं तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। और रागनी ने यह भी बताया कि एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। रागनी ने जैसे ही मुझे यह सब बातें बताई तो न जाने मेरे अंदर भी विशाल से लड़ने की साहस आ गई थी। रागनी मुझे लेकर अगले दिन ही विशाल के गांव आ गई थी और रागनी ने वहां के जो सरपंच थे, बड़े बड़े जो लोग थे, मुखिया थे, उनसे बात की और मेरी सारी सच्चाई बताई। उन लोगों ने कहा, इस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है, हम लोग इसका साथ जरूर देंगे। और यह लोग विशाल के पिताजी से बात की। पहले तो वह लोग मुकर रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि खामखाम कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, इस लड़की के पास एक बेटा भी है जो कि विशाल का ही है। फिर विशाल के पिताजी ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि इस लड़की के पास जो बच्चा है वह विशाल का ही है। फिर हम लोग कोर्ट गए, जहां पर विशाल और मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया और कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को मुझे अपनाना ही पड़ा। और आज रागनी की वजह से मुझे इंसाफ मिल गया। मैं रागनी के गले लगकर रोने लगी थी। रागनी ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं तुम्हारी सहेली नहीं बल्कि अपनी बहन समझो, और एक बहन अपनी बहन को किसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकती है। और मैं अपने बेटे के साथ रहने लगी। मैं हफ्ते 2 हफ्ते में रागनी और माँ से मिलने आ जाती थी।
लेकिन मुझे मेरा अतीत आज भी सताता रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।